20 दिसंबर 1999। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane that was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. These persons have surfaced there. Only goes to confirm Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking. This is your captain speaking. प्लेन हाईजैक हो चुका है। 20 दिसंबर 1999 को क्रिसमस से एक दिन पहले उसी दिन दोपहर को इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC814 फ्लाइट नेपाल के काठमांडू से इंडिया के न्यू दिल्ली के 176 पैसेंजर के साथ ये उड़ान भरती है। लेकिन उन सभी पैसेंजर को ये नहीं पता था कि जो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। फ्लाइट के कैप्टन देवीचरण सिंह आराम से फ्लाइट को उड़ा रहे थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर नहीं पता था कि अभी कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर सामने आने वाला है। अब यहाँ पर फ्लाइट न्यू दिल्ली के लगभग पास आ चुकी थी और उसी समय यहाँ पर सभी पैसेंजर को खाना सर्व किया जा रहा था। अभी यहाँ पर लगभग 5:30 बजे तभी यहाँ पर फ्लाइट में अचानक 5 लोग फ्लाइट के पैसेंजर उठते हैं अपनी जगह से, जिन्होंने अपने फेस पर यहाँ पर नकाब पहना हुआ था और बोलते हैं कि सभी अपनी सीट पर बैठे रहे, फ्लाइट अब हाईजैक हो चुकी है। और ये आसपास कोनों में फैल जाते हैं और लोगों को अपनी गन दिखाकर बोलते हैं कि प्लेन हाईजैक हो चुकी है। यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस IC814 फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। जब यहाँ पर हाईजैकर उन्होंने अपनी गन निकाली और हाईजैक बोला तो उस समय पूरी प्लेन में दहशत फैल गई। एक खौफनाक मंजर हो गया, लोग शोर शराबा करने लगे और यहाँ पर सभी लोगों को अपनी गन्स के थ्रू हाईजैकर ने शांत करवाया और सभी की आंखों में पट्टी बांधी। उन्हीं 5 लोगों में से एक हाईजैकर यहाँ पर कैप्टन के चेंबर में गया और कैप्टन देवीचरण के सिर पर बंदूक रख दी और बोला कि फ्लाइट दिल्ली की जगह अफगानिस्तान ले चलो। यहाँ पर उस हाईजैकर ने कैप्टन को धमकी दी कि अगर फ्लाइट दिल्ली की जगह अफगानिस्तान नहीं गई तो हम ग्रेनाइट से पूरी फ्लाइट को उड़ा देंगे। इसके बाद देवीचरण खौफ में आ गए और देवीचरण ने बोला कि फ्लाइट में फ्यूल काठमांडू से दिल्ली के लिए फ्यूल फिल किया गया है, अफगानिस्तान जाने तक का फ्यूल इसमें नहीं है। और इसी के जवाब में हाईजैकर ने बोला कि तुम पाकिस्तान के लाहौर से फ्यूल को रिफ्यूल करवा लो। तो तभी देवीचरण ने पाकिस्तान के लाहौर एयरलाइंस से फोन किया कि हम आपके यहाँ पर अपनी एरोप्लेन लैंड करवाना चाहते और फ्यूल को यहाँ पर रिफ्यूल करवाने चाहते हैं। ये खबर मिलते ही पूरी पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गई और भारत सरकार की रिक्वेस्ट के बाद भी पाकिस्तान ने यहाँ पर मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर आपकी एरोप्लेन लैंड नहीं होगी और हम आपके एरोप्लेन को रिफ्यूल नहीं करेंगे। प्लेन लैंड कराइए और हमारी मदद कीजिए, दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। फिर यहाँ पर देवीचरण ने हाईजैकर से कहा कि अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि अमृतसर से अपनी प्लेन का फ्यूल रिफ्यूल करा सकते हैं। ये सुनते यहाँ पर हाईजैकर सोचने पड़ गए, लेकिन उनके पास कोई आखिरी ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने इसके लिए मंजूरी भर ली और कहा कि जितनी जल्दी हो सके रिफ्यूल करवाओ। अभी यहाँ पर भारत सरकार के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका था कि भारत की सरजमी पर ये फ्लाइट लैंड हो रही थी। ये बात के लिए आखिरी मौका था इस फ्लाइट से पैसेंजर को वापस निकाल सके। अब ये प्लेन यहाँ पर पंजाब में लैंड हो रहा था तो पंजाब की सरकार इसमें देरी न करते हुए अपने फाइटर जेट को प्लेन के पास लैंड करवाना चाहते थे और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन चालू करना चाहते थे। If that flight takes off from Amritsar, we have to pay a very heavy price. टीवी चैनल्स देखे तुमने? सब कह रहे हैं that the captain should have waited longer in अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर कमांडोज तैयार खड़े थे। अब यहाँ पर इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट को डर था कि पंजाब सरकार से कोई गड़बड़ी न हो जाए, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार के बीच बातचीत में यहाँ पर देरी हो गई और इसी बीच रिफ्यूलिंग होने में देरी लगने लग गई। लेकिन यहाँ पर देरी होने की वजह से हाईजैकर को शक होने लग गया कि कुछ रणनीति यहाँ पर भारत सरकार के बीच चल रही है और उन्होंने इसी को सोचते हुए बिना रिफ्यूलिंग करवाए प्लेन को टेक ऑफ करवा लिया। अब यहाँ पर प्लेन तो टेक ऑफ हो गई, लेकिन कैप्टन को यहाँ पर सभी पैसेंजर की जान पे पड़ी हुई थी कि अगर रिफ्यूल नहीं हुआ तो सभी पैसेंजर की जान जाना तय है। तो कैप्टन ने यहाँ पर फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कॉल किया और परमिशन मांगी, लेकिन फिर से यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ना ही मिली। अब जैसे ही कैप्टन को पाकिस्तान की तरफ से ना मिली तो इसके जवाब में कैप्टन ने कहा कि अगर आप परमिशन नहीं देते हो तो ये जो फ्लाइट है पाकिस्तान के कहाँ भी लैंड हो सकती है और इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सुनते ही पाकिस्तान की सरकार ने सोच समझ कर ये फैसला लिया कि आपको परमिशन दी जाती है और आप लाहौर में लैंड करवा सकते हो। तो फ्लाइट यहाँ पर पाकिस्तान के लाहौर में लैंड होती है और वहाँ से रिफ्यूल होती है और रिफ्यूल होने के बाद वो दुबई के लिए दोबारा उड़ान भरती है। और उस समय भारत के मिनिस्टर जो दुबई में स्थित थे केसी सिंह जी, उन्होंने यूएई सरकार से परमिशन दिलाया कि ये फ्लाइट आपकी दुबई में लैंड हो रही है और यहाँ पर परमिशन मिल भी गई। लेकिन जब वो फ्लाइट दुबई में लैंड हुई तो उस समय फ्लाइट में स्थित एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। जब यहाँ पर फ्लाइट दुबई में लैंड हुई तो उसी के बीच 25 साल के रुपए कलिया जिनके साथ हाल ही में हुई थी वो हनीमून से वापस भारत के लिए लौट रहे थे। उन 5 हाईजैकर्स में से किसी एक ने
ऊपर करियर के ऊपर गोली ने चलाई और उस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। यहाँ पर वो अकेले नहीं थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए। अब इसी बीच हाईजैकर्स ने दुबई के अंदर लैंडिंग कर ली और वहाँ पर लगभग 27 पैसेंजर को रिहा कर दिया और ऊपर कटियार की बॉडी को भी वहीं पर फेंक दिया। लेकिन अभी तक भारत सरकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन 5 हाईजैकर्स के यहाँ पर डिमांड क्या है। इन्होंने यहाँ पर ना कोई डिमांड ली है, ना पैसों की, ना कोई और की। इनका मोटिव क्या है हाईजैक करने का इस प्लेन का। कितने पैसेंजर्स हैं? डिमांड्स 176 अभी तक कोई डिमांड नहीं आई। सालों को अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए। इसी बीच भारत सरकार ने यूएई सरकार से परमिशन मांगी कि हम यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहते हैं इस फ्लाइट के ऊपर, लेकिन यूएई सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से मना कर दिया भारत सरकार। अब इसी बीच फ्लाइट ने एक बार फिर उड़ान भरी, वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अफगानिस्तान के कांधार में पहुंची। अब यहाँ पर उस समय भी अफगानिस्तान में वही चल रहा था जो आज चल रहा है। यहाँ पर तालिबानी तानाशाह उस समय भी मौजूद था जो इस समय है, और उस समय भी भारत सरकार तालिबानी को एक लेजेंडरी सरकार नहीं मानती थी जैसा आज नहीं मानती थी। इसी वजह से अफगानिस्तान में भारत का कोई हाई कमीशन मौजूद नहीं था उस समय। अब यहाँ पे तालिबानी मिलिट्री ने उस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया और उसी बीच तालिबानी मिलिट्री पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हाईजैकर्स की बात भारत सरकार से करवाती है। अब ये बात भारत सरकार और हाईजैकर्स के बीच पहली बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बात हाईजैकर्स नेगोशिएशन करते हैं कि भारत की जेल में स्थित 35 मिलिट्रियंस और लगभग 200 मिलियन डॉलर की डिमांड करते हैं भारत सरकार से। अब इसी बीच भारत सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाई जो यहाँ पर हाईजैकर्स से नेगोशिएशन करेगी और इसका रिजल्ट यहाँ पर ये निकला कि हाईजैकर्स को 35 की जगह सिर्फ 3 टेररिस्ट चाहिए जो भारत की जेल में बंद है। और 3 टेररिस्ट यहाँ पर थे अहमद उमर शहीद शेख और दूसरे का नाम था मुश्ताक अहमद जागर, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास आदमी जिसने यहाँ पर 26/11 हमला, पूरी हमला और पुलवामा हमला उसके रिहा होने के बाद किया, मसूद अजहर। अगर हमको हाईजैकर्स की डिमांड को समझना है, हमको यहाँ पर जो हाईजैक हुआ है उसके 5 साल पहले चलना पड़ेगा, सन 1994 जब यहाँ पर मसूद अहमद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हरकतें वो मुजाहिद में था। तो उसी बीच ये भारत में एक फेक आइडेंटिटी बनाकर और भारतीय अथॉरिटी को धोखा देकर भारतीय कश्मीर में आ जाता है और यहाँ पर वो कश्मीर के श्रीनगर में आकर तो उसका एक ही मोटिव था कि वो कश्मीर के अंदर आतंक फैला सके। अब यहाँ पर 11 फरवरी 1994 से कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्मी को ये टिप मिली कि मसूद अहमद इंडिया के कश्मीर में ही है। अब इसके बाद 11 फरवरी 1994 को जब इंडियन आर्मी को पता चला कि वो कश्मीर के कालाबाल में ही है, तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर के काना को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मसूद अहमद अरेस्ट हो गया, लेकिन उसके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे उन्होंने 2 बार मसूद अहमद को भारतीय जेल से रिहा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। अब यहाँ तक कि मसूद अहमद के आदमी नहीं रुके, उन्होंने जुलाई 1995 में एक प्लेन बनाया जिसके अंदर उन्होंने 6 फॉरेन टूरिज्म को कैप्चर कर लिया और भारत सरकार से डिमांड की कि मसूद अहमद को रिहा कर दो, नहीं तो हम उनके साथ नहीं कर देंगे। लेकिन भारत सरकार ने डिमांड नहीं मानी और आतंकियों का प्लेन भी फेल हो गया। अब यहाँ पर आतंकियों ने इसके बाद फिर एक बार अटैक किया जिसमें सन 1999 में कश्मीर में कोर्ट के जेल में जेल ब्रेक प्लेन किया। फिर भारत ने भारतीय अथॉरिटी को पहले ही पता चल गया। जब यहाँ पर आतंकियों ने उस दिन रिएक्शन करने की कोशिश की तो इंडियन अथॉरिटी के द्वारा गोली चलाई गई। उसी के बीच उस ग्रुप का एक आदमी मारा गया जिसका नाम यहाँ पर था सज्जाद अहमद। सज्जाद अहमद यहाँ पर उस ग्रुप का और श्रीनगर का टेररिस्ट ग्रुप का चीफ ऑफ कमांडो था। अब यहाँ पर उस टेररिस्ट ग्रुप को सज्जाद की बॉडी चाहिए थी, लेकिन भारतीय अथॉरिटी ने मना कर दिया बॉडी देने से। अब यहाँ पर मसूद अहमद के लोगों ने इतने सारे प्लेन बना लिए जो सारे फ्लॉप थे। अब यहाँ पर उन्होंने प्लेन भी बनाने की कोशिश की कि छोटे मोटे प्लेन से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर बड़े प्लेन को अंजाम देते थे। तो इसी बीच यहाँ पर उन्होंने प्लेन बनाया कि अब हमें यहाँ पर इंडिया की एक प्लेन को हाईजैक करना है। अब इसी बीच यहाँ पर सितंबर 1999 में बांग्लादेश के ढाका में 5 लोग रेंज से वहाँ पर रहने लगे। अब यहाँ पर ये 5 लोग वही थे जिन्होंने ये प्लेन हाईजैक किया है। इन 5 लोगों की टीम के ग्रुप का लीडर था यहाँ पर इब्राहिम अतर। इब्राहिम अतर उन 4 लोगों को वहीं ढाका में छोड़कर इंडिया चला आता है ताकि वो सभी की फेक आइडेंटिटी बना सके। अब यहाँ पर इब्राहिम अतर ने लगभग 2 महीने तक भारत में फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए पूरा अपना काम किया। लगभग 2 महीने बाद वो 5 लोगों की टीम वापस मिलकर नेपाल के काठमांडू में जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इंडिया की एयरलाइंस को हाईजैक करना चाहते हैं तो ये नेपाल क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल बात है कि यहाँ पर इंडिया में नेपाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है एयरपोर्ट में, तो इसीलिए यहाँ पर हाईजैकर ने प्लेन बनाया कि हम नेपाल से प्लेन में घुसेंगे ताकि हमें यहाँ पर फ्लाइट में घुसने से कोई रोक ना सके, कोई दिक्कत ना आ जाए बीच में, हम यहाँ पर हथियार लेके आराम से घुस सके। अभी यहाँ पर इंडिया में होना तो नामुमकिन था, लेकिन नेपाल में ये आसानी से हो गया उस दिन। अब यहाँ पर इसके बाद हाईजैकर्स ने इल्लीगली यहाँ पर हेड ग्रेनेड और गन अरेंज करके प्लेन की बिजनेस क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट खरीद ली ताकि वो प्लेन को आसानी से हाईजैक कर ले। तो इन्होंने हाईजैक कर भी ली। अब यहाँ पर भारत सरकार के पास हाईजैकर्स की डिमांड मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस इंसिडेंट को होते हुए लगभग 7 दिन हो चुके थे। यहाँ पर उस प्लेन के जो टॉयलेट थे वो ओवरलोड हो रहे थे, लोगों का वहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उस समय भारत के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह अपने साथ
3 टेररिस्टों को लेकर, जिसकी डिमांड यहाँ पर हाईजैकर्स ने की थी, उनको लेकर अफगानिस्तान के कांधार में चले जाते हैं। इसके बाद उस प्लेन में 7 दिन से हॉस्टेज बन के फंसे हुए पैसेंजर को 31 दिसंबर 1999 को रिहा किया जाता है और वो वापस फाइनली इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर होता है नया चैप्टर चालू। उन्हीं 3 आतंकियों में से जो एक रिहा किया गया था, मसूद अजहर, वो यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। मसूद अहमद वही आदमी है जिसने आगे चलकर जैश ए मोहम्मद जैसा बड़ा यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप बनाया, और जैश ए मोहम्मद वही ग्रुप है जिसने इंडिया में पार्लियामेंट अटैक, 26/11 अटैक, पूरी अटैक, पुलवामा अटैक, इस सभी को अंजाम दिया। यहाँ पर भारत सरकार को उस समय पता नहीं था कि 160 लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जो 3 कैदी यहाँ पर रिहा किए गए, वो भारत के लिए इतने खतरनाक हो गए कि बाद में भारत को इतना बड़ा नुकसान कर देंगे कि लाखों लोगों की जान से वो खेलेंगे। लेकिन उस समय जब प्लेन हाईजैक हुई, उस समय भारत सरकार का एक ही मोटिव था कि उस प्लेन में फंसे हुए भारत के जो पैसेंजर है उनको कैसे बचाया जाए, उनको वापस कैसे लाया जाए, जो एक राइट डिसीजन था। पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। अब यहाँ पर जैसे मोहम्मद क्या था, 26/11 पूरी हमला, पुलवामा हमला, पार्लियामेंट अटैक, हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाना है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कि 1999 में जो प्लेन हाईजैक हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भारत में कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुई, तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।